चैप्टर 631 मिशन ए दीवारें बनाने का। जब मजदूरों की कमी नहीं रही तो अखंड सूर्य भूमि का दोबारा निर्माण आखिरकार आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया। वीरान इलाका बहुत विशाल था और आबादी कम थी। वहां के प्राकृतिक संसाधन लगभग खत्म न होने वाले थे। इसलिए रंगून साम्राज्य से सामान ढोकर लाने के बजाय वहीं के स्थानीय पत्थर, मिट्टी और लकड़ी का इस्तेमाल करना ज्यादा समझदारी भरा था। एक शहर बनाने के लिए पत्थर, ईंटें और टाइल्स की जरूरत थी। निया ने 3000 लोगों को अलग अलग कामों में बांट दिया। 1000 लोगों को पूर्वी इलाके में भेजा गया, जहां उन्हें पहाड़ों से पत्थर तोड़ने और खान खोदने का काम करना था। 500 लोगों को नवीन चाचा जी और गांव वालों के साथ रहने दिया गया, ताकि वे अखंड सूर्य भूमि के बाहर की खाली जमीन को जोतकर वहां फसल उगा सकें। बाकी बचे 1500 लोगों में से 500 महिलाएं थीं। निया ने उन्हें खास तौर पर रसद और रसोई का काम सौंपा, यानी बाकी मेहनत करने वालों के लिए खाना बनाना और जरूरी चीजों की व्यवस्था करना। और जो अंतिम 1000 लोग बचे, उन्हें शहर के निर्माण का जिम्मा दिया गया। लेकिन जब निया ने अपना पहला आदेश सुनाया तो भेड़िया टोली के लोगों की तो लगभग रोने जैसी हालत हो गई, क्योंकि निया ने साफ कह दिया, अभी घर बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले शहर की दीवार बनाई जाएगी। ये सुनते ही कई योद्धा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके दिल में एक ही बात घूम रही थी, तो क्या हमें अभी और दिन उस टूटी फूटी झुग्गी में ही रहना पड़ेगा? उन जर्जर मकानों को देखकर तो लगता था कि किसी भी पल छत गिरकर सबको कुचल देगी। लेकिन निया का फैसला अटल था। उसके आदेश के बाद अखंड सूर्य भूमि में मौजूद हर इंसान, और यहां तक कि दानव भी, काम में जुट गए। हालांकि दानव सीधे निर्माण का काम नहीं कर सकते थे, लेकिन भारी पत्थर और लकड़ी ढोने में वे बहुत काम आते थे। खनन करने वाली टीम को भी निया ने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। 1000 लोगों को 20 टीमों में बांटा गया, हर टीम में 50 लोग। हर टीम के साथ एक उच्च स्तर का दानव, 5 मध्यस्तर के दानव और करीब 100 निम्न स्तर के दानव लगाए गए, ताकि मैदान में घूमने वाले दूसरे जंगली दानव उन पर हमला न कर सकें। इसके अलावा निया ने शहर के बाहर एक बड़ा इलाका खेती के लिए तय कर दिया। हालांकि वह अपने साथ काफी सारा अनाज लेकर आई थी, लेकिन अब अखंड सूर्य भूमि की आबादी 3000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। जो राशन उसके पास था, उससे कुछ समय तक तो काम चल सकता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। खुशकिस्मती से निया इतनी समझदार थी कि वीरान इलाके में आने से पहले उसने ढेर सारे बीज खरीद लिए थे। उसने मन ही मन सोचा, अगर किसी को मछली दे दो तो वह एक दिन पेट भरेगा, लेकिन अगर उसे मछली पकड़ना सिखा दो तो वह जिंदगी भर भूखा नहीं रहेगा। सतत विकास ही असली नियम था। अखंड सूर्य भूमि में काम करने वाले लोगों को मेहनताना भी दिया जा रहा था। निया उन लोगों में से नहीं थी जो गुलामों को निचोड़ निचोड़ कर काम करवाते हैं। वह उन्हें खाना देती थी, कपड़े देती थी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें इज्जत देती थी। हर दिन काम खत्म होने के बाद निया खुद उनके सामने खड़ी होती और हर व्यक्ति को 5 सोने के सिक्के देती। अभी तो अखंड सूर्य भूमि में इन सिक्कों को खर्च करने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन जल्द ही उनकी असली कीमत सामने आने वाली थी। वे लोग जो कभी गुलाम हुआ करते थे, उनकी आंखों में कृतज्ञता भर आई। उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी पूरी जिंदगी उसी गुलाम बाजार में कटेगी, जहां न इंसाफ था न सम्मान। और अगर कभी कोई उन्हें खरीद भी लेता तो भी उनकी हालत वही रहती, बिना सम्मान के, बिना अधिकार के। लेकिन निया ने सब कुछ बदल दिया था। उसने सिर्फ उन्हें गुलामी से आजाद नहीं किया था, बल्कि उन्हें इंसान की तरह देखा था। उनकी मेहनत की कीमत दी थी। जब उन लोगों ने पहली बार अपने हाथों में चमकते हुए सोने के सिक्के पकड़े तो कई लोगों की उंगलियां तक कांपने लगीं। 5 सोने के सिक्के, सिर्फ एक दिन के काम के। 2 दिन में 10 सिक्के, जो कि किसी गुलाम की पूरी कीमत के बराबर थे। जिन लोगों के दिलों में उम्मीद कब की मर चुकी थी, उनके भीतर जैसे कोई बुझी हुई चिंगारी फिर से जल उठी। उनकी आंखों में पहली बार भविष्य की चमक दिखाई दी, और उसी उम्मीद के साथ
अखंड सूर्य भूमि का नया इतिहास लिखना शुरू हो चुका था। लेकिन निया को खुद भी अंदाजा नहीं था कि शहर की इस शांत शुरुआत के पीछे जल्द ही ऐसा तूफान उठने वाला है जो पूरे वीरान इलाके का संतुलन ही हिला देगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 632। तुम्हें पहले से पता था ना कि ऐसा ही होगा? कासिम थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों के सामने वही गुलाम थे जो पहले बिल्कुल टूटे हुए, बेजान और उम्मीद खो चुके इंसान लगते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनमें जान लौट आई थी। उनके चेहरे पर अब डर की जगह हिम्मत थी और आंखों में उम्मीद की चमक। कासिम ने हैरानी से निया की तरफ देखा। उसकी नजरों में सिर्फ दो ही चीजें थीं, आश्चर्य और गहरी प्रशंसा। वह अच्छी तरह जानता था कि निया गुलामी की व्यवस्था से नफरत करती है, लेकिन उसके पास उस वक्त कोई और रास्ता भी नहीं था। फिर भी जब वह उन गुलामों को खरीद कर यहां लाई, तो उसने उन्हें गुलाम बनाकर नहीं रखा। उसने अपने तरीके से उन्हें बदल दिया, बिना किसी अधिकार वाले गुलामों से फिर से असली इंसान बना दिया। दुनिया की कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तुरंत बदला नहीं जा सकता, लेकिन निया ने वही किया जो उसके बस में था, अपने तरीके से उस गलत सोच को बदलना। कहते हैं, अगर कोई खरगोश भेड़िए की मांद में चला जाए, तो या तो वह खुद भेड़िया बन जाता है या फिर भेड़िए को ही खरगोश बना देता है। निया ने उन गुलामों को वही चीज दी थी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, उम्मीद। शायद निया को खुद इसका एहसास भी नहीं था, लेकिन उसके इन कामों ने उसके लिए ऐसे वफादार लोग खड़े कर दिए थे जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते थे। उनकी नजरों में निया किसी देवी से कम नहीं थी। जिस वक्त उनकी जिंदगी पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी, उसी वक्त निया ने उनके सामने एक नया रास्ता खोल दिया था, एक सामान्य इंसान की तरह जीने का मौका। कासिम ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें पहले से पता था ना कि ऐसा ही होगा? उसने जिज्ञासा भरी नजरों से निया को देखा। सामने खड़ी ये लड़की अभी पूरी तरह जवान भी नहीं हुई थी, लेकिन उसने कासिम को पहले ही कई बार चौंका दिया था। कासिम अक्सर सोचता था, आखिर इस छोटे से सिर के अंदर कितना बड़ा दिमाग छिपा है, जो इतने बड़े बड़े हालात को इतनी आसानी से संभाल लेती है। उधर निया जमीन पर झुककर बैठी हुई थी। उसके हाथ मिट्टी और धूल से सने हुए थे, क्योंकि वह अभी अभी लाई गई खनिज सामग्री की एक खेप को ध्यान से देख रही थी। कासिम की बात सुनकर उसने सिर घुमाया और थोड़ा हैरान होकर बोली, किस बात का पता? फिर उसने बिल्कुल सहज अंदाज में कहा, मुझे क्या पता होगा कि पूर्वी इलाके में खनिज कहाँ दबे हैं? मैं कोई जड़ी बूटी या खनिज पहचानने वाली विशेषज्ञ थोड़ी हूं। उसने कंधे उचकाए। मैंने तो बस उन्हें कहा था कि बाकी तीन ताकतों ने जहां जहां खनिज निकाले हैं, वहीं से मुझे भी वही खनिज लाकर दे दें। कासिम अचानक जोर से हंस पड़ा। निया को तो खुद अंदाजा भी नहीं था कि उसने क्या कर दिखाया है। वह हंसते हुए निया को देखता रहा, जो इस वक्त शहर की प्रमुख होते हुए भी बिना किसी घमंड के मिट्टी में बैठी खनिज टटोल रही थी। वह सच में एक ऐसी प्रमुख थी जो खुद हाथ गंदे करके काम करती थी। तभी अचानक आह! एक तीखी सी चीख सुनाई दी। एक नाजुक और सुंदर सी लड़की हवा की तरह दौड़ती हुई उनकी तरफ आई। वह सीधे निया के पास पहुंची और बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़कर उसे झट से खड़ा कर दिया। प्रमुख, निया जी, आप फिर से ये गंदा काम क्यों कर रही हैं? उस लड़की ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। उसकी हल्की हरी पोशाक ने इस उदास अखंड सूर्य भूमि में जैसे थोड़ी रौनक भर दी थी। ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। आपको अपने हाथ गंदे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। निया ने सामने खड़ी जिया यदुवंशी को देखा। अब उसका चेहरा पहले जैसा कमजोर और पीला नहीं रहा था। उसमें अब नई चमक आ गई थी।
जिया ने बड़े ध्यान से रुमाल निकालकर निया के हाथों से मिट्टी साफ करनी शुरू कर दी। दोनों की उम्र लगभग बराबर होने की वजह से निया ने जिया को रसद वाले कामों में नहीं लगाया था, बल्कि उसे अपने साथ ही रख लिया था। लेकिन अगर निया को पहले पता होता कि उसने अपने पास एक छोटी सी दाई रख ली है, तो वह इस जिद्दी लड़की को जरूर रसद टीम के साथ भेज देती कि जाओ मक्के के दाने छीलो। जिया निया की बहुत आभारी थी, इसलिए वह हमेशा उसके पीछे पीछे एक छोटी पूंछ की तरह घूमती रहती थी। निया ने कई बार उसे समझाया भी था कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिया मानने वाली कहा थी। वह हर वक्त उसके साथ ही रहती, और जैसे ही निया किसी काम के लिए हाथ उठाती, जिया तुरंत ऐसे दौड़कर आती, जैसे कोई मुर्गी अपने चूजों को बचाने दौड़ती है। निया ने हल्की बेपसी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे जिया, ऐसा मत किया करो, ठीक है? उसने धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो बस थोड़ा देख ही रही थी। लेकिन जिया ने तुरंत सिर हिलाया। उसके चेहरे पर सख्त जिद साफ दिखाई दे रही थी, और निया को पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने अपने पास एक ऐसी छोटी पहरेदार रख ली है, जो अब हर पल उस पर नजर रखने वाली थी। और उसी पल दूर निर्माण स्थल की तरफ से उठती धूल और अचानक भागते हुए कुछ मजदूरों को देखकर निया की नजरें सिकुड़ गईं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अखंड सूर्य भूमि में अभी अभी कोई नई मुसीबत दस्तक देने वाली है। तो हेलो प्यारे वाचकों, जल्दी ही हमारी कहानी में 1 लाख व्यूज होने वाले। इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 633 1 लाख व्यूज पूरे होने वाले है। आधी दीवार। निया कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। वह हमेशा ऐसे लोगों के बीच रही थी जो छोटी मोटी तहजीब या बारीकियों की ज्यादा परवाह नहीं करते थे। लेकिन जिया यदुवंशी बिल्कुल अलग थी, प्यारी, नरम दिल और बहुत ही ख्याल रखने वाली लड़की। निया को उसकी इस आदत की बिल्कुल आदत नहीं थी। लड़कियां अक्सर बहुत सोच समझकर चलती हैं, खासकर जब सामने वाला इंसान उनके लिए मायने रखता हो। लेकिन निया तो हमेशा से अपनी ही चाल में जीती आई थी। वह किसी कांच के महल में पली नाजुक कली नहीं थी। वह तो ठंडी हवाओं और सख्त मौसम में भी सीधी खड़ी रहने वाली देवदार की तरह थी। जिया यदुवंशी बहुत ध्यान से निया के कपड़े ठीक कर रही थी। उसने सिर थोड़ा झुकाया और नरमी से बोली, प्रमुख निया, आपने हम सबकी जान बचाई है। आपके इस एहसान का बदला तो हमें ही चुकाना चाहिए। ये सब काम तो हमारे ही हैं। अगर आप ही सब करने लगेंगी, तो फिर हमारा क्या काम रह जाएगा? जिया यदुवंशी, सुधीर और वो 3000 गुलाम सबके सब भुलावे का निशान से आए थे। वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। जिया यदुवंशी जानती थी कि उन सबके दिल में निया के लिए कितनी कृतज्ञता भरी है। उनके पास निया का एहसान चुकाने का बस एक ही तरीका था, दिन रात मेहनत करना और हर काम पूरी लगन से करना। तभी उन्हें लगता था कि वे उन सोने के सिक्कों, कपड़ों और खाने के हकदार हैं जो निया उन्हें देती है। जिया यदुवंशी की आंखों में साफ साफ जिद दिखाई दे रही थी। निया ने उसे देखा, फिर बगल में खड़े कासिम की तरफ मुड़ी। कासिम हल्का सा हंस पड़ा। प्रमुख, जिया को थोड़ा सुकून दे दीजिए। आप तो वैसे भी बड़ी रहस्यमयी हैं। आपको शायद पता नहीं, लेकिन इस लड़की को तो आपने डरा ही दिया था। कई रात तो ये आपके पास ही सोती रही। कहीं आप फिर रात में चुपचाप गायब न हो जाएं।
निया ने हल्की सी लंबी सांस ली। दोनों लगभग एक ही उम्र की थीं। लेकिन जिया यदुवंशी की कोमलता और सलीके के सामने निया को खुद ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई सख्त मिजाज लोहे की औरत हो। क्या वह सच में अंदर से इतनी कड़क थी? मैं कोशिश करूंगी। आखिरकार निया के पास और कोई रास्ता नहीं था। कासिम जैसे लोगों पर तो वह कभी भी चिल्ला सकती थी, डांट सकती थी, लेकिन इस लड़की पर सख्ती करने का दिल ही नहीं होता था। उसी समय खदान से एक और टोली लौटकर आई। सुधीर कंधे पर कुदाल रखे हुए शहर में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने निया को यूं खड़ा देखा और जिया यदुवंशी को उसके चारों तरफ भागते दौड़ते देखा, वह हंस पड़ा। ये नजारा पिछले कई दिनों से रोज देखने को मिल रहा था। प्रमुख, क्या जिया फिर से आपको परेशान कर रही है? सुधीर सीधा सादा इंसान था, जो मन में आता वही बोल देता था। निया ने बस एक मजबूर सी मुस्कान दे दी। जिया यदुवंशी के रहते अब वह खनिजों को अपने हाथों से उलट पलट कर देख भी नहीं सकती थी। उसे बस दूर खड़े खड़े उन काले पत्थरों को आंखों से ही देखना पड़ रहा था। असल में निया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। वह शहर की दीवार अंधकार शिला से बनवाने वाली थी। अगर कोई इस दीवार को तोड़ने के लिए बम से भी उड़ा दे, तब भी शायद उसे खरोंच तक न आए। ये फैसला सुनकर दुनिया का कोई भी इंसान उसे पागल कह देता, क्योंकि आम जगहों पर अंधकार शिला से शहर की दीवार बनाना कल्पना से भी बाहर की बात थी। लेकिन निया जिस जमीन पर खड़ी थी, वहां अंधकार शिला का भंडार इतना था कि लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जहां दूसरे सोचने से भी डरते, वहां निया खुलकर करने की हिम्मत रखती थी। सुधीर, आज का काम कैसा रहा? निया ने पूछा। खनन शुरू हुए आधे महीने से ज्यादा हो चुका था, और इस छोटे से समय में ही शहर की आधी दीवार खड़ी हो चुकी थी। इतनी तेज रफ्तार का कारण वही गुलाम थे। निया की मेहरबानी के बदले में वे दिन रात पसीना बहा रहे थे। कई बार तो आधी रात को भी निया को खुद शहर में घूम घूम कर उन्हें आराम करने के लिए कहना पड़ता था। सुधीर ने जवाब दिया, हमारे हिस्से की खदान थोड़ी छोटी है प्रमुख, इसलिए अंधकार शिला भी कम निकल रही है। सोच रहा हूं कुछ लोगों को लेकर दूसरी खदानों की भी जांच कराऊं। निया ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखें दूर फैले वीरान इलाके पर टिक गईं। उसे लग रहा था कि अखंड सूर्य भूमि में छुपे राज अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, और शायद अगली ही खदान में ऐसा कुछ मिलने वाला था जो इस पूरे शहर की किस्मत ही बदल देता। लेकिन आखिर वो क्या था, इसका पता अगले अध्याय में ही चलेगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। इस भाग के बाद हमारे 1 लाख व्यूज हो जाएंगे। आप सबको और मुझे भी बधाई। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 634। गहलोत की उड़ गई नींद। निया की आंखों में अचानक चमक आ गई। वह थोड़ी आगे झुककर बोली, तुम सच में खनिज नसों की जगह पहचान सकते हो? सुधीर हल्के से मुस्कुराया। उसने कंधे पर टिकी अपनी कुदाल को थोड़ा संभाला और बोला, जी। बुलावे का निशान में आने से पहले मैं एक खान मजदूर था। यह तो कमाल का संयोग था। निया के चेहरे पर तुरंत खुशी झलक उठी।
बहुत बढ़िया। फिर यह काम मैं तुम्हें ही सौंपती हूं। उसने राहत की सांस ली। भुलावे का निशान से लोगों को खरीद कर लाने का उसका फैसला सच में सही साबित हो रहा था। सुधीर जैसे लोग उसके लिए और उसकी अखंड सूर्य भूमि के लिए बहुत ही कीमती प्रतिभा थे। असल में ज्यादातर गुलामों के पास कोई खास हुनर नहीं था, और यही समस्या निया को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। शहर के निर्माण के शुरुआती चरण में यह समस्या इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे शहर तैयार होता, आगे के विकास में यह बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला था। निया का कोई इरादा नहीं था कि वह रंगून साम्राज्य के सम्राट को पूरी रिपोर्ट दे। उसकी काला जादू वाली पहचान बहुत संवेदनशील थी। अगर सम्राट को इसके बारे में पता चलता तो मदद मिलने की जगह शायद मुसीबत ही मिलती। बहुत संभव था कि सम्राट उसकी मदद करने के बजाय उसके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देता। खनिज पत्थरों की जांच करने के बाद निया ने उन्हें तुरंत निर्माण टीम के पास भेज दिया। शहर की दीवार धीरे धीरे पूरी होती देख उसका दिल खुशी से भर उठता था। क्या इससे ज्यादा संतोष देने वाली कोई चीज हो सकती थी? यह शहर सिर्फ उसका था, न रंगून साम्राज्य का और न ही जटायु परिवार का। यह शहर पूरी तरह से उसका अपना था। इसी दौरान भेड़िया टोली के योद्धा भी धीरे धीरे दानवों के साथ रहने के आदी हो गए थे। हालांकि उन्होंने शहर की दीवार बनाने में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन दानवों के साथ उनका उठना बैठना अब बिल्कुल आम बात हो गई थी। उन योद्धाओं की दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। निया ने दोनों फीनिक्स और जटायु को शहर में रहने के लिए कहा था। उन तीनों पौराणिक बीस्टों ने अपनी जबरदस्त ताकत से शहर के सारे जर्जर मकानों को तोड़ दिया। बस कुछ ही घर छोड़ दिए गए थे ताकि लोग फिलहाल उनमें रह सकें। बाकी सारी इमारतें गिरा दी गईं ताकि आगे शहर का निर्माण आसानी से किया जा सके। इन तीनों पौराणिक बीस्टों के लिए तबाही मचाना जैसे कोई खेल हो। वे बड़े मजे से सब कुछ तोड़ रहे थे। पराग हमेशा की तरह निया के पीछे पीछे चलता रहता था, जैसे उसकी छोटी सी परछाई हो। लेकिन जब आसपास दूसरे लोग होते, खासकर जिया यदुवंशी, तो वह चुप हो जाता था। फिर भी उसकी नजरें एक पल के लिए भी निया से नहीं हटती थी। अखंड सूर्य भूमि अब एक नए भविष्य की ओर बढ़ रही थी। लेकिन दूसरी तीन शक्तियों द्वारा भेजे गए जासूस भी हर पल इस शहर पर नजर रखे हुए थे। अखंड सूर्य भूमि की तेजी से बढ़ती समृद्धि देखकर उन तीनों शक्तियों के प्रमुखों के दिलों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर कल्प शहर में गहलोत अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। जासूसों की रिपोर्ट सुनते सुनते उसका चेहरा धीरे धीरे और ज्यादा उदास होता जा रहा था। उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? अखंड सूर्य भूमि में अचानक इतनी बड़ी आबादी आ गई है, और उन्होंने शहर को दोबारा बनाना भी शुरू कर दिया है। यहां तक कि शहर की दीवार भी लगभग पूरी हो चुकी है। क्या सच में ऐसा है? गहलोत को अपनी ही कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। निया तो अभी 1 महीने पहले ही वीरान भूमि में आई थी। फिर इतनी जल्दी उसने यह सब कैसे कर लिया? यह बात उसे बिल्कुल अविश्वसनीय लग रही थी। जब उसने कल्प शहर बनाया था, तब उसे 10,000 से भी ज्यादा योद्धाओं को इकट्ठा करना पड़ा था, और तब जाकर आधे साल में कहीं जाकर शहर के अंदर मौजूद दानवों को खत्म किया जा सका था। लेकिन निया ने तो जैसे उस पूरे चरण को ही छोड़ दिया था और सीधे शहर का निर्माण शुरू कर दिया था। यह किसी के भी समझ से बाहर था। गहलोत ने होंठ भींचते हुए कहा, क्या अखंड सूर्य भूमि के सारे दानव मर चुके हैं? आखिर वे एक बच्चे को इतनी आसानी से शहर दोबारा बनाने कैसे दे सकते हैं? उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। आखिर अखंड सूर्य भूमि 5 बड़े शहरों में से एक था। वहां 10,000 से भी ज्यादा दानव रहते थे, और उनमें से कई तो बेहद खतरनाक उच्च स्तर के दानव थे। कल्प शहर में सिर्फ हजारों दानवों को मारने में ही गहलोत को आधा साल लग गया था। ऐसी हालत में किसी शहर का निर्माण शुरू करने के लिए कम से कम 1 या 2 साल की तैयारी तो लगती ही थी। लेकिन निया ने जैसे सारे नियम ही बदल दिए थे, और अब गहलोत के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। आखिर उस लड़की ने ऐसा कौन सा रहस्य छुपा रखा है, जिसने वीरान भूमि के सारे समीकरण ही बदल दिए हैं?
आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 635। ववद वही। दानव तो डॉट शहर बना रहे हैं। सभा हॉल के बीचों बीच घुटनों के बल बैठा जासूस डर के मारे काँप रहा था। गहलोत को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि वह खुद, जिसने अपनी आंखों से अखंड सूर्य भूमि की हालत देखी थी, उसे भी सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन चाहे यह बात कितनी भी अजीब क्यों न लगे, सच्चाई तो वही थी। जासूस ने डरते डरते गला निगला और बोला, प्रमुख, अखंड सूर्य भूमि के दानव अभी भी वही हैं। अभी भी वहीं? गहलोत की भौहें सिकुड़ गईं। उसने आगे झुककर तीखी नजरों से पूछा, अगर दानव खत्म नहीं हुए तो वे शहर बना कैसे रहे हैं? जासूस की आवाज कांप रही थी। ववद वही। दानव तो डॉट शहर बना रहे हैं। क्या? यह सुनते ही गहलोत अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। वह लगभग जासूस को पकड़ ही लेता। दानवों के साथ शहर बना रहे हैं? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जासूस के माथे पर पसीना छलक आया। नहीं प्रमुख, मैं झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मैं सच कह रहा हूं। हमें भी समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन हमने देखा कि अखंड सूर्य भूमि के दानव इंसानों पर हमला ही नहीं कर रहे। वह जल्दी जल्दी बोलने लगा, बल्कि वे तो उनकी मदद कर रहे हैं। हमने कई दिनों तक नजर रखी। हर दिन दर्जनों टीमें पूर्वी क्षेत्र की अलग अलग जगहों पर खनन के लिए जाती हैं। हर टीम के 700 से ज्यादा निम्न स्तर के दानव और कुछ मध्यम स्तर के दानव भी होते हैं। जासूस की आंखों में अभी भी अविश्वास था। और वे दानव वापस आते समय खनिज पत्थरों को ढोने में भी मदद करते हैं। उनमें से एक भी दानव इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होता। वह लगभग रोने ही वाला था। हम सब ने कई दिनों तक देखा, फिर भी हमें यकीन नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे हमारी आंखें ही धोखा दे रही हों। आखिर कब से खूंखार दानव इंसानों को खाने की बजाय उनकी मदद करने लगे? गहलोत कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। यह कैसे हो सकता है? उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, दानव इंसानों की मदद कर रहे हैं? अगर दानव भ्रमक का इस्तेमाल भी किया जाए तो उससे सिर्फ इतना होता है कि दानव इंसानों की गंध नहीं पकड़ पाते। लेकिन वे उनकी मदद क्यों करेंगे? गहलोत का माथा गहरी सोच में सिकुड़ गया। इंसानों और दानवों की दुश्मनी 1000 सालों से चली आ रही थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो एक रात में बदल जाए। फिर अखंड सूर्य भूमि में ऐसा अजीब हालात कैसे पैदा हो गए? उसने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, उन पर नजर बनाए रखो। कोई भी नई खबर मिले तो तुरंत मुझे बताओ। गहलोत फिर से कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि निया इतनी जल्दी प्रगति कर लेगी। उसे पूरा यकीन था कि निया को शहर का निर्माण शुरू करने में कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे। इसी भरोसे में उसने अपने आदमियों को अभी तक निया के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का आदेश नहीं दिया था। वह बस इंतजार कर रहा था। देखना चाहता था कि आगे क्या होता है। लेकिन अखंड सूर्य भूमि की प्रति उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा तेज थी। और यही बात अब उसे बेचैन कर रही थी। उसे डर था कि कहीं ऐसा न हो कि वह शहर, जो उसके नियंत्रण से बाहर था, अचानक रातों रात बहुत शक्तिशाली बन जाए। उसी समय हॉल के एक कोने में खड़ा कल्लर सावधानी से बोला, प्रमुख जी। कल्लर अब अपनी चोट से पूरी तरह ठीक हो चुका था। वह बहुत सावधानी से गहलोत के बदलते मूड को देख रहा था। गहलोत ने भौहें सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, उस दिन जब तुम उस लड़की से मिले थे, क्या उसमें कुछ खास लगा था? कल्लर ने डरते डरते गला निगला। वो लड़की?
बहुत खूबसूरत थी और उसके साथ 2 पौराणिक बीस्ट भी थे। इसके अलावा मुझे उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। यह रिपोर्ट सुनकर उसे भी अजीब लगा था। असल में वह सोच रहा था कि गहलोत उसकी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा और निया को सबक सिखाएगा। लेकिन अब जो कुछ वह सुन रहा था वह सब किसी पागलपन से कम नहीं था। और उसी पल गहलोत के दिमाग में एक खतरनाक शक धीरे धीरे जन्म लेने लगा। क्या सच में उस लड़की के पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो पूरे वीरान क्षेत्र की किस्मत बदल सकता है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 636 हमारे लोगों तो भेजो देखते है वो लड़की कैसे शहर भी बनाएगी। और गहलोत की आंखें संदेह से सिकुड़ गई। क्या तुम सच कह रहे हो? उसे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। 2 पौराणिक बीस्ट बहुत बड़ी ताकत का प्रतीक होते हैं, ये बात सही थी। लेकिन अखंड सूर्य भूमि में तो 100 से भी ज्यादा उच्च स्तर के दानव मौजूद थे। अगर वे सभी निम्न और मध्यम स्तर के दानवों के साथ मिल जाए तो वे आसानी से उन 2 पौराणिक बीस्ट को हरा सकते थे। फिर वे इतने आसानी से झुक क्यों जाते? कई सालों से मंथन ग्रह के लोगों ने कई ताकतवर योद्धा और पौराणिक बीस्ट वीरान भूमि में भेजे थे, लेकिन किसी भी दानव ने कभी हार नहीं मानी थी। दानवों के लिए समर्पण का मतलब होता था मौत। इंसान और दानव कभी साथ नहीं रह सकते थे। कल्लर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रमुख, मैं सच कह रहा हूं। उसने मजबूरी में सच बताया। असल में जब वो निया से मिला था तो वो उसकी खूबसूरती में इतना खो गया था कि उसने बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। और फिर जब 2 फीनिक्स ने उसे डरा दिया तो उसके होश ही उड़ गए थे। ऐसे में उसे ये देखने का मौका ही नहीं मिला कि निया में कुछ अजीब था या नहीं। गहलोत ने आंखें संकरी कर ली, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। यह खबर उसे अंदर तक हिला चुकी थी। उसकी असली योजना ये थी कि वो कुछ समय इंतजार करेगा और फिर सही मौका देखकर निया पर हमला करेगा। लेकिन अब निया जिस तेजी से आगे बढ़ रही थी, उससे तो ऐसा लग रहा था कि वो शहर का निर्माण पूरा कर लेगी, इससे पहले कि गहलोत उसे रोक भी पाए। रंगून साम्राज्य से आए बाकी प्रतिनिधियों में से ज्यादातर दानवों को खत्म करने में ही असफल रहे थे। उनमें से बहुत कम लोग शहर बनाने की स्थिति तक पहुंच पाए थे। लेकिन निया उन सब जैसी नहीं थी। अगर अखंड सूर्य भूमि का निर्माण पूरा हो गया तो बाकी तीनों शक्तियां पूर्वी क्षेत्र के संसाधनों को लूट नहीं पाएंगी। इसका सिर्फ एक ही तरीका था, निया की प्रगति को शुरू में ही कुचल देना। गहलोत की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। उसने तुरंत अपने भरोसेमंद आदमियों को बुला लिया। कल्लर की आंखों में उत्साह चमक उठा। लग रहा था गहलोत अब कुछ बड़ा करने वाला था, और इसका मतलब था वो अभिमानी लड़की जल्द ही अपने कर्मों की सजा भुगतेगी। कल्लर ने उत्साह में पूछा, प्रमुख जी, क्या हमें बाकी 2 शहरों से संपर्क करना चाहिए? वो बेसब्री से निया की दर्दनाक मौत देखना चाहता था। कल्लर हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जीता आया था। किसी ने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई थी। जब भी वो अपने उस नरम हिस्से को छूता जहां उसका कान हुआ करता था, तो उसकी आंखों में नफरत भर जाती। गहलोत ने ठंडे स्वर में कहा, अभी नहीं, उन्हें भी वही खबर मिल चुकी होगी जो हमें मिली है। उन्हें पता है कि क्या करना है। उसने धीरे से कहा, पूर्वी क्षेत्र कोई ऐसी जगह नहीं है जिसका मजा सिर्फ रंगून साम्राज्य ले सके। कल्लर हल्के से हंस पड़ा, बिल्कुल प्रमुख जी। फिर गहलोत ने अपने करीबी आदमियों की ओर देखा और आदेश दिया, पूर्वी क्षेत्र में जो टीमें खनन का काम कर रही थी उन्हें भेजो, और उनके साथ कुछ उच्च स्तर के विशेषज्ञ भी भेजो।
उसकी आंखों में चालाक चमक थी। निया को शहर बनाना भी है और खनन भी करना है। देखते हैं कि उसके वो दो पौराणिक बीस्ट एक साथ इतनी सारी टीमों को संभाल पाते हैं या नहीं। जी प्रमुख। गहलोत के आदेश के साथ ही कल्प शहर की सारी टुकड़ियां हरकत में आ गई। उधर दूर अखंड सूर्य भूमि में निया को इस बात का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि उसका शहर अब बाकी तीनों शक्तियों की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा है। अखंड सूर्य भूमि। निया सीढ़ियों पर बैठी थी। शहर की दीवार लगभग पूरी होने वाली थी और ये देखकर उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। वो काम की प्रगति देख रही थी। फिर उसे एहसास हुआ कि शहर के चौक में 3 पौधे लगाए जा सकते हैं। उन तीनों पौधों से निकलने वाले अंधकार तत्व अनंत थे। वे हजारों दानवों की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी थे। जालिम अपनी शक्ति से उन अंधकार तत्वों को पूरे शहर में फैला देगा। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। तभी जालिम की शांत आवाज उसके पास गूंजी। शहर की दीवार 2 दिन में पूरी हो जाएगी। जब से निया अखंड सूर्य भूमि आई थी, तब से वो हर दिन बहुत व्यस्त रहती थी। जालिम ये अच्छी तरह जानता था। इसलिए हर रात जब निया सो जाती, तो वो चुपचाप अपनी शक्ति से उसकी थकान दूर कर देता। लेकिन निया को इस बात का जरा भी पता नहीं था। और उसी समय दूर पूर्वी क्षेत्र की ओर से उठती धूल ये संकेत दे रही थी कि एक नया तूफान अखंड सूर्य भूमि की तरफ बढ़ रहा है और शायद बहुत जल्द निया को उसका सामना करना पड़ेगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 637। ये क्या? हजारों सालों से बंद पड़ा तहखाना। निया ने आधी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, शहर की दीवार को बनते हुए देखना मुझे अजीब सा संतोष देता है। जैसे जैसे दीवार पूरी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत सच में कुछ बन रही है। जब दीवार पूरी हो जाएगी, तब मैं शहर के अंदर की इमारतों पर काम शुरू करूंगी। जालिम की शांत आवाज उसके मन में गूंजी। अंधकार शिला से बनी शहर की दीवार बहुत मजबूत होती है, लेकिन अगर तुम शहर के बीच वाले टावर में जाओगी तो तुम्हें कुछ दिलचस्प चीज मिलेगी। निया ने भौहें हल्की ऊपर उठाईं। उसे महसूस हुआ कि जालिम को अखंड सूर्य भूमि के बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। बस वैसे ही किया जैसा जालिम ने कहा था और शहर के बीच खड़े उस पुराने टावर की ओर चल पड़ी। वह टावर शहर के ठीक बीचों बीच खड़ा था। कई सालों की मार झेलने के बाद भी वह इमारत अब तक अपनी असली बनावट संभाले हुए थी, बस थोड़ी पुरानी और घिसी-पिटी लग रही थी। निया अंदर दाखिल हुई। अंदर की पत्थर की सीढ़ियां काली पड़ चुकी थी, जैसे कभी आग की लपटों ने उन्हें छू लिया हो। निया इधर-उधर देखने लगी, जैसे वह किसी गुप्त रास्ते की तलाश कर रही हो। कुछ देर बाद उसकी नजर एक टूटे हुए दानव देवता की मूर्ति के नीचे पड़ी। वहां एक छुपा हुआ रास्ता था। निया ने अपनी जादुई अंगूठी से एक रोशनी वाला क्रिस्टल निकाला और उसे जलाकर आगे बढ़ी। वह रास्ता इतना संकरा था कि उसमें एक समय में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता था। दीवारें गीली थीं और उनमें से आती ठंडक निया की त्वचा में सिहरन पैदा कर रही थी। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। घुमावदार सीढ़ियां लगातार नीचे जाती जा रही थीं, जैसे उनका कोई अंत ही न हो। निया को खुद नहीं पता चला कि वह कितनी देर तक नीचे उतरती रही। आखिरकार वह सीढ़ियों के आखिर तक पहुंच गई। अब उसके सामने एक पुराना पत्थर का दरवाजा था। उस दरवाजे के दोनों ओर बेहद खूबसूरत नक्काशी बनी हुई थी। शायद सैकड़ों या हजारों साल बीत चुके थे, लेकिन वे नक्काशियां अब भी साफ दिख रही थीं। उनसे साफ पता चलता था कि उन्हें बनाने वाले कारीगर की कला कितनी अद्भुत रही होगी। तभी जालिम ने शांत स्वर में कहा, इसे खोलो। निया आगे बढ़ी। उसने गहरी सांस ली और दोनों हाथ दरवाजे पर रखकर उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। निया ने पूरी ताकत लगा दी।
फिर भी पत्थर का वह दरवाज़ा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसने थके हुए अंदाज में अपनी कलाई मलते हुए कहा, ये मजाक है क्या? ये दरवाज़ा आखिर बना किस चीज़ का है? इतना भारी क्यों है? निया की ताकत इतनी थी कि वह एक मुक्के में पत्थर की दीवार तोड़ सकती थी। फिर भी यह दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी जालिम की साफ और ठंडी आवाज़ फिर सुनाई दी, अपने हाथ दरवाजे पर रखो, बाकी मैं करूंगा। निया ने वैसा ही किया। उसने फिर से अपने हाथ दरवाजे पर रख दिए। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके हाथों के ऊपर अपने ठंडे हाथ रख दिए हों। उसकी हथेलियों से ठंडक की हल्की लहर पूरे शरीर में फैल गई, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी क्रीक, पत्थर का भारी दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। निया ने हैरानी से आंखें बड़ी कर लीं। उसी पल उसके हाथों से वह ठंडक गायब हो गई। जालिम अपनी शक्ति वापस ले चुका था। निया ने रोशनी वाला क्रिस्टल उठाया और दरवाजे के अंदर कदम रखा। दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा गोलाकार तहखाना था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह लाखों साल से बंद पड़ी हो। लेकिन फिर भी दीवारों पर लगी मशालें अब भी जल रही थीं। उनकी नीली लपटें पूरे कमरे को अजीब रोशनी से भर रही थीं। यह और भी अजीब था कि वहां न हवा थी, न कोई ईंधन। फिर भी मशालें लगातार जल रही थीं। जालिम की आवाज़ गूंजी, यह अखंड सूर्य भूमि का भूमिगत संसाधन है। कमरे के बीच में जो काला क्रिस्टल है, क्या तुम उसे देख रही हो? निया की नज़र तुरंत कमरे के बीच में पड़ी। वहां सच में एक काला क्रिस्टल रखा था। उसका आकार लगभग इंसान के सिर जितना था, लेकिन वह धुंधला और फीका लग रहा था, जैसे धूल से ढका हुआ मोती। मशालों की रोशनी उस पर पड़ रही थी, लेकिन उसमें से कोई चमक वापस नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काला क्रिस्टल सारी रोशनी को निगल रहा हो। निया धीरे धीरे उसके पास गई। ये आखिर है क्या? उसने झुककर उस काले क्रिस्टल को उठा लिया। आकार बड़ा होने के बावजूद वह हैरानी से हल्का था। निया ने उसे आसानी से अपने हाथों में उठा लिया, लेकिन जैसे ही वह उस रहस्यमय क्रिस्टल को गौर से देखने लगी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके हाथों में पकड़ी यह चीज अखंड सूर्य भूमि के भविष्य को पूरी तरह बदल देने वाली है। और शायद इसी के कारण बहुत जल्द कई दुश्मनों की नजरें भी उस शहर पर टिकने वाली थीं। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना। चैप्टर 638 डार्क क्रिस्टल। दानव कुल सच में कमाल के बुद्धिमान थे। जालिम की शांत लेकिन गहरी आवाज उस अंधेरे तहखाने में गूंज उठी। ये एक डार्क क्रिस्टल है। जब दानव कुल ने इस शहर का निर्माण किया था, तब उन्होंने इसे जमीन के नीचे दफनाया था। ये सिर्फ उनके संसार में ही पाया जाता है। इसमें अंधकार तत्व भरे होते हैं। अगर इसे यहाँ सही जगह पर रखा जाए, तो इस कमरे में बना हुआ जादुई गठन सक्रिय हो जाएगा। उसके बाद पूरे शहर की दीवारें और भी मजबूत हो जाएंगी। फिर चाहे कोई भी घेराबंदी वाला हथियार क्यों न इस्तेमाल किया जाए, अगर 10 साल तक लगातार हमला भी किया जाए, तब भी इन दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। निया की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। इतना शक्तिशाली? उसने हैरानी से उस काले क्रिस्टल को देखा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो सच में चकित थी। दानव कुल सच में कमाल के बुद्धिमान थे। लेकिन तभी निया की नज़र शहर की दीवारों पर पड़े दरारों के निशानों की तरफ गई। उसने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए पूछा, लेकिन दीवारों पर पहले से ही दरारें हैं। क्या किसी ने इस शहर पर सैकड़ों साल तक हमला किया था? जालिम ने शांत स्वर में जवाब दिया, वे निशान देव कुल के घेराबंदी हथियारों से बने हैं। निया के चेहरे पर अचानक उत्सुकता झलक उठी। ओह, तो ये देव कुल के हथियार थे। वो थोड़ी देर तक उस कहानी के बारे में सोचती रही। देव कुल को खत्म हुए कई साल हो चुके थे, इसलिए अब इंसानों के पास उनके घेराबंदी हथियार होना लगभग नामुमकिन था। इसका मतलब साफ था, अगर वह इस जादुई गठन को सक्रिय कर दे, तो अखंड सूर्य भूमि सच में एक ऐसा शहर बन जाएगा जहां सूरज कभी नहीं डूबेगा। निया ने गहरी सांस ली।
क्या ये डार्क क्रिस्टल अभी भी उस गठन को सक्रिय कर सकता है? जालिम ने शांत स्वर में कहा, नहीं, इसमें मौजूद अंधकार तत्व पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। निया का चेहरा तुरंत मुरझा गया। उसके कंधे ढीले पड़ गए। मतलब, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? इतनी बड़ी उम्मीद के बाद ये सुनना उसके दिल पर हथौड़े जैसा था। दुनिया का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच उसके सामने था, लेकिन वह उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकती थी। निया लगभग टूट ही गई थी कि तभी जालिम की अगली बात ने उसकी उम्मीद फिर जगा दी। तुम्हारे पास जो 3 पौधे हैं, वे इसे सक्रिय कर सकते हैं। निया की आंखें फिर चमक उठीं। सच में? उसने लगभग उछलते हुए पूछा। जालिम की आवाज में हल्की मुस्कान झलक रही थी। हाँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाता? निया कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। लेकिन अगर हम उन्हें यहाँ लगा देंगे, तो बाहर के दानव क्या खाएंगे? उसके मन में अब भी थोड़ी चिंता थी। जालिम ने तुरंत समझाया, चिंता मत करो। अगर तुम उन्हें यहाँ लगाओगी, तो ये गठन उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करेगा, और उनसे निकलने वाले अंधकार तत्व पूरे शहर में फैल जाएंगे। इससे न सिर्फ शहर के दरवाजे और दीवारें मजबूत होंगी, बल्कि दानवों को भी वही अंधकार तत्व मिलते रहेंगे। निया के चेहरे पर खुशी फैल गई। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। अब उसने बिल्कुल भी देर नहीं की। उसने अपनी जादुई अंगूठी से वे 3 पौधे निकाल लिए। ये तहखाना इतना छुपा हुआ था कि अगर जालिम उसे यहाँ तक न लाता, तो शायद वह कभी इस जगह को खोज ही नहीं पाती। इसलिए यहाँ पौधे लगाना सबसे सुरक्षित था। वे 3 पौधे निया के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। उन पर न सिर्फ वीरान भूमि में उसके जीवित रहने का सवाल था, बल्कि उसके आगे के मुहरों के खुलने का राज भी उन्हीं से जुड़ा था। जालिम ने धीरे से समझाया, जब ये गठन सक्रिय होगा, तो यहाँ के अंधकार तत्व पूरी तरह जागृत हो जाएंगे। इससे दानवों को विकसित होने में मदद मिलेगी। उनके शरीर की विशेषताएं भी अंधकार तत्वों को और सक्रिय करेंगी, और तब मेरी शक्ति भी तेजी से वापस आने लगेगी। लेकिन एक बात जालिम ने निया को नहीं बताई। जब ये गठन सक्रिय होगा, तो अंधकार तत्व पूरे शहर के आसपास तेजी से फैल जाएंगे, और जल्द ही अखंड सूर्य भूमि के आसपास रहने वाले सभी दानव इसे महसूस कर लेंगे। फिर वे बड़ी बड़ी टोलियों में इस शहर की ओर आने लगेंगे। पौधों की समस्या हल करने के बाद निया ने उस काले क्रिस्टल की ओर देखा। इसका क्या करें? जालिम ने कहा, इसे यही रहने दो। जब अंधकार तत्व बढ़ेंगे, तो ये क्रिस्टल भी धीरे धीरे फिर से भर जाएगा। उस समय तुम इसे दूसरे शहरों की दीवारों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। निया की आंखें फिर फैल गईं। दूसरे शहरों को भी मजबूत करना? उसने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। हाँ, ये सच था। अगर वो अखंड सूर्य भूमि को पूरी तरह बना लेती, तो उसके बाद वह आसपास के दूसरे शहरों तक भी अपना विस्तार कर सकती थी। लेकिन निया को अभी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही ये जादुई गठन सक्रिय होगा, उसी पल से कई ताकतें उसकी इस बढ़ती शक्ति को महसूस कर लेंगी, और फिर अखंड सूर्य भूमि की ओर बढ़ने वाला तूफान बस शुरू ही होने वाला होगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 639। सुधीर और उनकी टीम अब तक लौटी कैसी नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो निया एक दिन वीरान भूमि के पूरे पूर्वी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले सकती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। वह चाहती थी कि उस इलाके के हर एक शहर पर उसका निशान हो। अगर पूरा पूर्वी क्षेत्र उसके हाथ में आ गया, तो फिर कौन था जो उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करता? जब उन्होंने चुपचाप जमीन के नीचे वाला जादुई गठन सक्रिय किया, तब शहर के इंसानों को कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। लेकिन दानवों ने तुरंत बदलाव महसूस कर लिया। उनके पैरों के नीचे से एक घना अंधकार तत्व फैलने लगा था। उसकी खुशबू इतनी लुभावनी थी कि दानवों को ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वर्ग में हों।
जियान ने गहरी सांस खींची। यह क्या हो रहा है? वह हवा में फैले घने अंधकार तत्व को महसूस कर रहा था और लगातार गहरी सांसें भर रहा था। जीवन और जियान दोनों लगभग पागलों की तरह उस अंधकार तत्व को अपने भीतर खींच रहे थे। जीवन ने खुशी से कहा, अरे, यह तो हमारी महान शहर प्रमुख का कमाल होगा। मैं तो अब कभी भी अखंड सूर्य भूमि नहीं छोड़ूंगा। अंधकार तत्व की वह तेज और मीठी खुशबू उन्हें खुशी में डुबो रही थी। अब अखंड सूर्य भूमि के दानवों को खाने की कमी नहीं होने वाली थी। जब अंधकार तत्व भरपूर मिल रहा था, तो दानवों को अब इंसानों पर हमला करने की जरूरत भी नहीं थी। दूसरी तरफ नवीन चाचा और गांव वालों ने जमीन को उपजाऊ बनाने का काम जारी रखा हुआ था। उन्होंने वीरान जमीन के बड़े हिस्से को खेती लायक बना दिया था। अब बस एक चीज की कमी थी, पानी। तीनों पौराणिक बीस्ट की संयुक्त ताकत से उन्होंने लगभग 100 मीटर गहरा एक कुआं भी खोद लिया था। शुरुआत में इन कामों का असर शायद ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन यही चीजें आगे चलकर शहर की समृद्धि तय करने वाली थी। उधर सुधीर लगातार पूर्वी क्षेत्र में नई खानों की तलाश कर रहे थे। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार 5 नई खानों की खोज कर ली। अगली सुबह सुधीर सीधे निया के पास रिपोर्ट देने पहुंचे। उन्होंने विस्तार से बताया, इनमें से 2 खानों में शायद बेहद दुर्लभ धातु है। अगर हम उसे निकाल लें तो उससे बने हथियार बाकी हथियारों से कहीं ज्यादा तेज और मजबूत होंगे। निया ने हल्का सा सिर तिरछा किया। यह सच में अच्छी खबर थी। उनकी सेना को आगे चलकर बहुत सारे हथियारों की जरूरत पड़ने वाली थी। निया ने कहा, सुधीर, तुम 2 टीमें बनाओ और उन खानों पर भेज दो। उन्हें अभी से काम शुरू करने दो। फिर उसने शहर की दीवारों की तरफ देखते हुए कहा, शहर की दीवारें लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब हमें ज्यादा अंधकार शिला की जरूरत नहीं होगी। तुम बाकी लोगों को उन दुर्लभ धातुओं की खुदाई में लगा दो। दीवारें पूरी होते ही हम शहर के अंदर की इमारतों का काम शुरू करेंगे। सुधीर ने सिर झुकाकर कहा, समझ गया। अब वह खनन दल के प्रमुख बन चुके थे और निया को पूरा भरोसा था कि वह कभी उसके साथ धोखा नहीं करेंगे। उसी समय जिया यदुवंशी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके चेहरे पर हल्की सी कोमल मुस्कान थी। भाई सुधीर, वहां अपना ख्याल रखना। सुधीर मुस्कराए। हमेशा। उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि जिया यदुवंशी निया के साथ थी। नाश्ता खत्म करने के बाद सुधीर और उनके लोग फिर से शहर के बाहर निकल गए। यह रोज की तरह ही एक सामान्य दिन था। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि आज कुछ अलग होने वाला है। लेकिन दोपहर तक खनन दल वापस नहीं लौटा। निया शहर के द्वार की तरफ बार बार देखने लगी। उसके मन में बेचैनी बढ़ रही थी। उसी समय खासिम अपने काम से निपटकर वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, वे लोग अभी तक नहीं लौटे? खनन दल आमतौर पर दोपहर तक वापस आ जाता था ताकि निकाली गई धातु शहर में पहुंचा सके, लेकिन आज कोई भी नहीं लौटा था। निया का माथा सिकुड़ गया। अभी तक नहीं। कासिम ने उसे शांत करने की कोशिश की। चिंता मत करो। सुधीर ने कहा था कि वह कई नई टीमों को अलग अलग खानों में भेजेगा। शायद वे सब नई जगहों पर चले गए हों। लेकिन निया का दिल फिर भी बेचैन था, क्योंकि वीरान भूमि में कभी भी कुछ भी हो सकता था और कहीं ऐसा न हो कि इस बार उनकी खानों की तलाश ने किसी छिपे हुए खतरे को जगा दिया हो। प्लीज 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 आज के 40 एपिसोड दे दिए हैं। मुझे स्टीकर दीजिए ना। आज बहुत ही कम लोगों ने स्टीकर दिए। प्लीज। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 640 घात लगाकर हुआ हमला। कासिम को उस नई खान की जगह याद थी।
वह शहर से थोड़ी दूर थी, इसलिए अगर खनन दल दोपहर तक वापस नहीं लौटा तो यह कोई बहुत अजीब बात भी नहीं थी। निया ने हल्का सा सिर हिलाया। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। उसने शहर की दीवार बना रहे मजदूरों को आसपास की हर हलचल पर नजर रखने का आदेश दिया और खुद शहर के बाहरी इलाके की तरफ देखने निकल पड़ी। हमेशा की तरह उसके पीछे पीछे उसके दो साए भी चल पड़े, पराग और जिया। यदुवंशी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जटायु नए पानी के स्रोत के काम में लगा हुआ था। एक अग्नि तत्व वाला जादुई जानवर होने के कारण जटायु को पानी बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से उसका तरीका भी काफी उग्र था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। वह एक ही जगह पर लगातार 1 दर्जन से भी ज्यादा अग्निगोले दाग रहा था, और इसी तरह वह जमीन में कुआं बना रहा था। उधर छोटी निया आराम से जटायु के सिर पर बैठी थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही न हो। जटायु हवा में मंडराते हुए निया को घूरने लगा। उसने नाराज होकर होंठ फुलाए। मुझे तो लगा था कि तुमने तय कर लिया है कि अब मुझे अकेले ही जीना पड़ेगा। वह बड़बड़ाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पराग दिन भर निया के साथ क्यों घूम सकता है, और वह जो असली अनुबंधित जादुई जानवर था उसे हर वक्त काम पर क्यों लगा दिया जाता है। निया हंस पड़ी। अरे, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। असल में वह जटायु को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह काम केवल तीनों जादुई जानवर ही कर सकते थे। जहां तक पराग का सवाल था, वह थोड़ा अलग मामला था। निया को नहीं पता था कि उसकी खोई हुई यादें कब वापस आ जाए। अगर अचानक उसकी यादें लौट आईं और उसने कत्लेआम शुरू कर दिया तो? निया अपने छोटे भाई से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे हमेशा अपने पास रखना ही सबसे सुरक्षित तरीका था। हुफ! जटायु ने घमंड से सिर घुमाया और नाक से फुफकार मारी। नवीन चाचा और बाकी लोग अब निया और उसके जादुई जानवर के रिश्ते के आदी हो चुके थे, इसलिए उन्हें यह सब देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। निया मुस्कराई। ठीक है, ठीक है। तुमने बहुत मेहनत की है। बस 2 दिन और, फिर आराम करना। सच में, इन दिनों तीनों जादुई जानवरों ने खूब मेहनत की थी। पहले उन्होंने शहर के अंदर की पुरानी इमारतें तोड़ी, और फिर पानी का स्रोत बनाने में लग गए। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस निया के हर आदेश का पालन किया। जटायु ने फिर से फुफकार मारी, लेकिन काम करता रहा। वह जानता था कि यह निया के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसलिए उसे अपना काम जारी रखना ही होगा। उसी समय, जब निया शहर के बाहरी इलाके का निरीक्षण कर रही थी, एक घुड़सवार तेजी से उसकी तरफ आता दिखाई दिया। वह भेड़िया टोली का एक योद्धा था। घोड़ा रोकते ही उसने घबराई आवाज में कहा, सिटी प्रमुख, सुधीर की टीम के साथ कुछ हो गया है। निया के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ? योद्धा जल्दी जल्दी बोला। खानों में उन पर घात लगाकर हमला किया गया। बहुत लोग बुरी तरह घायल हैं, और सुधीर अभी भी बेहोश हैं। दल के प्रमुख ने मुझे आपको तुरंत शहर वापस बुलाने भेजा है। निया ने गहरी सांस ली। जटायु पहले ही समझ चुका था कि उसकी मालिक क्या चाहती है। क्षण भर में वह अपने असली पक्षी रूप में बदल गया। निया उसकी पीठ पर कूदकर बैठ गई, और अगली ही पल जटायु बिजली की तरह शहर की तरफ उड़ गया। उधर जिया, यदुवंशी पूरी तरह स्तब्ध रह गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे। भाई सुधीर को क्या हुआ? उसकी आंखों में साफ चिंता थी। नवीन चाचा से उसका घबराया चेहरा देखा नहीं गया। उन्होंने धीरे से कहा, घबराओ मत बेटी, चलो शहर जाकर देखते हैं।
फिर उन्होंने सबको आदेश दिया कि अपना काम रोक दे और तुरंत शहर लौट चलें। कुछ ही देर में निया और जटायु शहर के पास पहुंच गए। दूर से ही उन्होंने देखा, शहर के मुख्य द्वार पर लोगों की भीड़ जमा थी। जटायु जैसे ही नीचे झुका, निया उसकी पीठ से छलांग लगाकर नीचे उतरी। हवा में उसका शरीर फुर्ती से पलटा और वह बेहद सदे हुए अंदाज में जमीन पर उतर गई। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, क्योंकि शहर के द्वार पर जमा भीड़ साफ बता रही थी कि इस बार जो हुआ है वह साधारण हादसा नहीं, बल्कि किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत हो सकता है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना।